हाय एवरीवन, मेरा नाम है साजिन मैदान। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे आर्ट ऑफ सिनेमेटोग्राफी। तो दोस्तों, आर्ट ऑफ सिनेमेटोग्राफी के अंदर तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं: फ़ोटोग्राफ़ी, फिल्म मेकिंग और मोशन पिक्चर फ़ोटोग्राफ़ी। मोशन पिक्चर फ़ोटोग्राफ़ी के नीचे आता है इमोशंस। तो दोस्तों, जब तक ये चारों चीज़ें हमारी वीडियो के अंदर नहीं कैच कर पा रहे हैं, तो तब तक हमारी सिनेमेटोग्राफी नहीं कहलाएगी। तो काफ़ी लोग जैसे वेडिंग के अंदर काम करते हैं और हम भी कर रहे थे, तो हमें भी ये मालूम नहीं था कि सिनेमेटोग्राफी क्या होती है। जैसे 4-5 साल मैंने इस लाइन के अंदर वर्क किया, तो हमें एनालाइज़ हुआ कि सिनेमेटोग्राफी है क्या। तो इस बेसिक ऑफ सिनेमेटोग्राफी के ऊपर बात करना चाहिए। सबसे पहले हम फोटोग्राफी करते हैं, इसलिए इसके साथ फ़ोटोग्राफी जोड़ा गया। उसके बाद इसके अंदर फिल्म मेकिंग जोड़ा गया, क्योंकि 1888 के अंदर मूवी आई थी। तो सबसे पहली जो मूवी थी वो सिनेमेटोग्राफी के अंदर बनाई गई थी। हम फिल्म्स को कॉपी कर रहे हैं, बेसिकली फ़ोटोज़ खींच रहे हैं, वीडियो नहीं बनाते हम लोग। उसके बाद मूवीज़ को कॉपी कर रहे हैं कि कट टू कट सीन है, उनकी सिनेमेटोग्राफी हम लेके आ रहे हैं। उसके बाद मोशन पिक्चर फ़ोटोग्राफी कि कैमरा आपका हमेशा मोशन में रहेगा। या तो जैसे दो लोग सोफ़े पे बैठे बात कर रहे हैं, तो कैमरा हमेशा चार्ज इन रहता है या चार्ज आउट रहता है, लेफ़्ट से राइट पैन होता है, आप देखिएगा। उसके बाद आता है इमोशन। जब तक आपकी फुटेज के अंदर इमोशंस नहीं है, हंसने वाली फिल्म हंसाती है, रुलाने वाली रुलाती है और डराने वाली डराती है। और दोस्तों, जब तक वो इमोशंस नहीं है, तब तक भी वो एक सिनेमेटोग्राफी का पार्ट नहीं कहलाया जाता है। तो दोस्तों, ये था बेसिक ऑफ सिनेमेटोग्राफी। 3 चीज़ों से मिलके बनती है। उसके बाद दोस्तों, हमने एनालाइज़ किया कि काफ़ी सारे रूल्स होते हैं। रूल ऑफ थर्ड, फिल द फ्रेम, फ्रेम इन द फ्रेम, सेंटर आई लाइन, लीडिंग लाइन। और ये रूल्स के बिना भी सिनेमेटोग्राफी अधूरी है। इसी तरह हम प्री वेडिंग के अंदर इन रूल्स को अपनाते हैं, फिल द फ्रेम भी अपनाते हैं। उसके बाद लीडिंग लाइन, रूल ऑफ थर्ड। और दोस्तों, इन सब में से ज़्यादा यूज़ होने वाला रूल है रूल ऑफ थर्ड। जैसे मूवीज़ भी देखेंगे, वहाँ पे भी 60 to 70% कह सकते हैं। या बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो कि सबसे ज़्यादा रूल ऑफ थर्ड में बनते हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला रूल है। तो इसीलिए कैमरा में भी कंपनी ने मतलब इस ग्रिड को इंपोर्ट कर दिया है कि कैमरा में भी रूल ऑफ थर्ड का ग्रिड दे दिया गया है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, कॉम्पोजिशंस आ जाती हैं। हाई एंगल, लो एंगल, वो कब यूज़ करते हैं? कभी भी हम किसी को पोलाइट दिखाते हैं, जब उसे थोड़ा कमज़ोर दिखाते हैं तो हाई एंगल यूज़ करते हैं। और कभी भी किसी को स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं, हम लो एंगल यूज़ करते हैं कैमरा। लो एंगल का मतलब ये है दोस्तों, वेडिंग के अंदर इतना ज़्यादा लो एंगल नहीं यूज़ करना है। हल्का सा आई लेवल है, आई लेवल से हल्का सा डाउन रख के हम कपल को स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं, प्री वेडिंग के अंदर भी, वेडिंग के अंदर भी। और हाई एंगल ज़्यादा लड़कियों के लिए यूज़ करते हैं। आप देख रहे हैं कि जब भी लड़की का किसी का क्लोजअप आ रहा है, तो हम हाई एंगल से शूट करते हैं। उसके बाद दोस्तों, इसी टॉपिक के अंदर आता है लाइटिंग। लाइटिंग बहुत अहमियत रखती है इसके अंदर। जैसे गानों के ऊपर तो हम स्कीमर्स यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कटर, डिनो लाइट, 4K लाइट्स, बेबी लाइट, स्काई पैनल, बहुत सारी लाइटिंग होती है कि हम अपने हिसाब से लाइटिंग को मैनिपुलेट कर सकते हैं। लेकिन एक प्री वेडिंग के अंदर हम लाइटिंग को मैनिपुलेट किस तरह से करते हैं? सबसे पहले हमारे पास 5-in रिफ्लेक्टर होता है, 5-in-1। उस रिफ्लेक्टर के अंदर से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि स्कीमर्स को बाहर निकाल लेते हैं। मतलब स्कीमर डिफ्यूज़र, जो वाइट आपने एरिया देखा होगा, वाइट वाला लेते हैं। क्लोजअप शॉट्स के ऊपर हम सर के ऊपर रख देते हैं कपल के, तो सिर्फ क्लोजअप शॉट्स के अंदर शेडोज़ रिमूव हो जाते हैं। वाइड एंगल में हम वो स्कीमर्स को हटा देते हैं। और वाइड एंगल के अंदर आप कभी भी नोटिस कीजिएगा, धूप आपको साफ दिखाई दे रही होगी। सिर्फ हम लोग नहीं, अगर आप बड़े बड़े गाने देखें, अभी भी मैं डिस्प्ले के ऊपर दिखा रहा हूँ, इस वाइड एंगल के अंदर आप देखेंगे कि फेस के ऊपर धूप है, शेडोज़ है, क्योंकि ऊपर वो स्कीमर्स का यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन क्लोजअप शॉट में क्या होता है, कभी भी आपको ना मूवीज़ में धूप दिखाई देगी और ना ही हमारे प्री वेडिंग के अंदर। और दोस्तों, इसी तरह इसके साथ साथ लाइटिंग का हम प्री वेडिंग के अंदर 45 डिग्री एंगल देखते हैं। 45 डिग्री एंगल क्या आता है कि जैसे सन को देखते हैं, कभी भी हम दोपहर के समय शूट नहीं करते हैं। हम लोग जैसे सुबह के 4 घंटे और शाम के 4 घंटे शूट करते हैं। या तो सन हमारा राइट हैंड साइड 45 डिग्री एंगल रहता है, या लेफ़्ट साइड, या हेयर लाइट यूज़ करने के लिए हम इस तरफ 45 डिग्री एंगल, या लेफ़्ट हैंड साइड 45 डिग्री एंगल।
उसके बाद दोस्तों सिचुएशन आती है ऐसी कि बिल्कुल सन, अब आपका सेट भी बैकग्राउंड पे है और सन भी बिल्कुल बैकग्राउंड पे है, तो उस सिचुएशन में हम फिर अपना 45 डिग्री एंगल बनाते हैं। तो इससे क्या होता है कि लाइट आपके हेयर्स पे आती है और वहाँ पे बहुत ही अच्छी एक क्वालिटी निकल के आती है। काफ़ी सारे प्री वेडिंग भी देखेंगे हमारे 45 डिग्री एंगल पे ही शूट्स होते हैं, और दोपहर के समय हम बिल्कुल भी शूट नहीं करते हैं, क्योंकि हम क्लाइंट को चेंजेस, ट्रैवल करने में, लंच करने में, इन चीज़ों पे हम टाइम को कंज्यूम करते हैं, क्योंकि सन हमेशा 12 बजे के बाद 12, 1, 2, 3, 4 बजे तक सन बिल्कुल टॉप पे इस दायरे के अंदर घूमता है, 90 डिग्री दायरे के अंदर। तो इसलिए हम प्री वेडिंग नहीं शूट करते हैं। कोई भी अगर आप बड़ा फोटोग्राफर देखेंगे या सिनेमेटोग्राफर देखेंगे, वो उनके पिक्चर्स जो आप देखते हैं, उनकी जो वीडियोस देखते हैं, उनमें लाइटिंग बहुत स्मूथ होती है, और लाइटिंग कभी भी ऐसे नहीं कि हार्ड दो फेस चमक रहे हैं। तो इस 45 डिग्री एंगल जब बन जाता है, सुबह और शाम आपको लाइट भी बहुत सॉफ्ट मिलती है। उसके बाद दोस्तों लाइटिंग को हम वेडिंग के अंदर कैसे देखते हैं, जैसे कपल पोर्ट्रेट हम करते हैं, तो काफ़ी जगह पे जहाँ पे लाइट हमारे हाथ में है, क्योंकि वेडिंग की काफ़ी तरह की लाइट हमारे हाथ में नहीं होती, जहाँ पे हाथ में है, तो ब्राइड के समय हम सबसे ज़्यादा जो लाइटिंग यूज़ करते हैं, रैम्ब्रेंट लाइट यूज़ करते हैं। रैम्ब्रेंट में क्या होता है कि दोस्तों आपने देखा होगा हॉलीवुड मूवीज़ में, एक तरफ जो सब्जेक्ट है, हीरो है, उसका बिल्कुल चमक रहा होता है फेस, मतलब लाइट है, फेस दिख रहा है प्रॉपर, दूसरी तरफ से सिर्फ फिल लाइट होती है, डार्क होता है फेस। तो इसी तरह से जैसे हम ब्राइड का कोई इंटरव्यू ले रहे हैं या वो कोई बाइट्स दे रही है, तो उसके अंदर भी हम रैम्ब्रेंट लाइट का यूज़ करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा लाइट, जैसे बोला कि रूल ऑफ थर्ड यूज़ होता है, वैसे ही रैम्ब्रेंट लाइट का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है सिनेमेटोग्राफी के अंदर। उसके बाद दोस्तों काफ़ी जगह पे सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि बटरफ्लाई लाइट भी यूज़ करते हैं हम लोग, यहाँ से बिल्कुल 45 डिग्री एंगल अप पे होती है दोस्तों, तो बटरफ्लाई लाइट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। और भी मतलब ये सारी की सारी चीज़ें सिनेमेटोग्राफी के अंदर आती हैं। जब तक ये चीज़ें हमारे कंटेंट के अंदर नहीं है, रूल्स नहीं है, जब तक कॉम्पोजिशन नहीं है, हाई एंगल, लो एंगल, और प्लस लाइटिंग की नॉलेज नहीं है, तब तक हमारी सिनेमेटोग्राफी बिल्कुल डेड है। क्योंकि सिनेमेटोग्राफी के अब लेंसेज भी अलग हैं, उसके बाद सेटिंग्स भी अलग हैं, कॉम्पोजिशंस, रूल्स, लाइटिंग, मतलब A to Z चीज़ें ट्रेडिशनल से हटके हैं दोस्तों, क्योंकि लेंसेज की बहुत अहमियत रखती है। अगर लेंसेज की हल्का सा बात कर लें, जैसे 70% यूज़ होने वाले लेंस हैं 85 और 35, ये दो लेंस सबसे सॉलिड है। अब 35 और 85 कैसे वर्क करते हैं मैं आपको बताता हूं कि सिनेमेटोग्राफी के अंदर, अगर तो आप किसी लोकेशन पे हैं, जैसे स्टूडियोज़ बने होते हैं, फिल्म सिटीज़ होती हैं, उनमें ये दोनों लेंस ऑपोजिट वर्क करते हैं। वाइड के लिए जो लेंस यूज़ किया जाता है 85 यूज़ किया जाता है, और क्लोज के लिए जब लेंस यूज़ करते हैं हम, तो 35 लेंस यूज़ करते हैं, क्योंकि लोकेशन को हम रिवील नहीं करते। अगर आप 35 से वाइड जाएंगे, आप लेफ़्ट और राइट का दायरा देखेंगे, आपका मान लीजिए 90% खाली दिखाई देगा, और साथ वाले सेट आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, और सब्जेक्ट सिर्फ 5 to 10% के अंदर होता है। अगर आप यही 85 के अंदर शॉट लेंगे, वो बिल्कुल टाइट है, वो दायरे को कंजेस्टेड कर देगा, कि आपको महसूस भी नहीं होगा कि किस लोकेशन पे आप शूट कर रहे हैं। जैसे अगर आप मूवी देखेंगे गदर 2, उसके अंदर भी क्या है दोस्तों कि वो फिल्म सिटी के अंदर शूट हुआ है। तो अगर मैं मूवी की प्रैक्टिकली बात करूँ, मुझे 70% मतलब टाइट शॉट्स हैं उसके अंदर, लोकेशंस का आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पे शूट हुआ। 70% बहुत बड़ी रेंज है, कि उसमें देखेंगे कि 70% रेंज के अंदर क्लोजअप शॉट्स हैं। वैसे भी आप कोई भी बॉलीवुड का गाना उठाएंगे, ऑलमोस्ट उसके अंदर क्लोजअप शॉट ही मिलेंगे, क्योंकि उसके अंदर वो लाइट भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह जैसे बताया कि 85 वाइड के लिए यूज़ करते हैं, 35 क्लोज के लिए शूट करते हैं, मतलब ये जब फिल्म सिटी में शूट कर रहे हैं आप लोग तब। अब यही ऑपोजिट गेम घूम जाती है जब आप चले जाते हैं श्रीनगर, लेह लद्दाख, या पीछे ताजमहल है, इन चीज़ों के ऊपर ये फिर ऑपोजिट वर्क करते हैं। अब वाइड के लिए 35 यूज़ किया जाता है, क्लोज के लिए 85। तब हम 85 का यूज़ नहीं करते जब लेह लद्दाख या श्रीनगर है, तो हम वैसे ही यूज़ करते हैं, वाइड के लिए 35, क्लोज के लिए 85। अगर बात करें दोस्तों कि 35 कुछ लोगों का मानना है कि डिस्टॉर्शन क्रिएट करता है जी, क्योंकि एक 50 mm स्टैंडर्ड लेंस होता है, कि जैसे आदमी सामने आपको सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, वैसे ही आपके कैमरे में दिखाई देता है। और 35 क्या है कि बिल्कुल भी डिस्टॉर्शन नहीं क्रिएट करता। अगर आपका सब्जेक्ट हेल्दी भी है, आगे मोटा है, उस आदमी को खुद ही नहीं पता चलेगा कि मैं पतला दिख रहा हूँ या कैसा है, बहुत नेचुरल दिखाएगा।
35 से नीचे जाएंगे तब जाके डिस्टॉर्शन ज़्यादा क्रिएट होता है, लेकिन 35 तक बिल्कुल भी महसूस होने वाला डिस्टॉर्शन क्रिएट नहीं होता। 50 अगर ब्राइड हेल्दी है तो हेल्दी ही दिखाई देगी, उसके बाद ऊपर जाते जाएंगे तो वो और ज़्यादा हेल्दी होती दिखाई देगी। तो दोस्तों ये दोनों लेंस इस तरह से काम करते हैं। और भी छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिनेमेटोग्राफी के अंदर वर्क करती हैं। जैसे सिनेमेटोग्राफी के अंदर जितनी भी मूवीज़ हैं, जितने भी गाने हैं, सारे के सारे लॉग प्रोफाइल के ऊपर वर्क करते हैं। लॉग प्रोफाइल में क्या होता है कि पूरी की पूरी डायनामिक रेंज मिल जाती है, इसीलिए पूरे गाने हैं जो पूरी मूवीज़ है लॉग प्रोफाइल पे शूट हो रही हैं। आज नहीं तो कल हमें भी लॉग पे उतरना पड़ेगा वेडिंग के अंदर, क्योंकि कैमरे के अंदर एक डायनामिक रेंज होती है। कैमरे में बोला जाता है 15 या 16 स्टॉप की डायनामिक रेंज है। वो कब मिलेगी? जब सिर्फ आप लॉग प्रोफाइल पे ऊपर उतरेंगे। तो दोस्तों उसके बाद गाने हैं या जो मूवीज़ हैं वो 8K, 5K, 6K ऐसे शूट हो रही हैं, और अभी भी हम फुल HD पे खड़े हुए हैं। तो दोस्तों इसको भी हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फ्रेमिंग बहुत बड़ी मिल जाती है। 4K होगा तो उसका रेजोल्यूशन बहुत बड़ी होती है, 4096 × 2160 की रेशो हमें मिल जाती है। तो उसके अंदर हम अपना कोई भी रूल क्रिएट कर सकते हैं एडिटिंग के अंदर। XVCI, SH, XVCI इंट्रा, ये दोस्तों है कैमरा आपका कितने MBPS पे रिकॉर्डिंग कर रहा है, 200, 400, 500। मेमोरी कार्ड बहुत अहमियत रखता है सिनेमेटोग्राफी के अंदर। जैसे अगर आपका कैमरा 500 MBPS पे रिकॉर्डिंग कर रहा है तो हमने जो मेमोरी कार्ड है वो सिर्फ 90 MBPS वाला डाला है या 200 MBPS वाला डाला है। अगर आपका कैमरा 300 MBPS, 400 MBPS, 500 MBPS पे काम करता है तो मेमोरी कार्ड हमें बड़ा चूज़ करना चाहिए। जैसे S3 कैमरा है, M4 कैमरा है, इन कैमरे के अंदर इसके अंदर क्षमता है 500 MBPS रिकॉर्ड करने की। अगर फुल HD के ऊपर बात करें तो ये 280 MBPS के ऊपर भी रिकॉर्ड कर सकता है। तो आप खुद प्रैक्टिकली सोचिए कि 280 MBPS रिकॉर्ड कर रहा है 4K के अंदर या फुल HD के अंदर, तो हमारा 160 MBPS वाला कार्ड कैसे रिकॉर्ड कर पाएगा? अच्छी क्वालिटी चाहिए तो अच्छा मेमोरी कार्ड। तो दोस्तों CF एक्सप्रेस टाइप A मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकते हैं, जिसे मिनी SSD भी बोला जाता है, या टफ का आप V90 मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों लेंसेज बहुत अहमियत रखते हैं। जैसे सिनेमेटोग्राफी के सबसे ज़्यादा जो मास्टर लेंसेज हैं हम लोग यूज़ करते हैं 24mm 1.4 यूज़ कर रहा हूँ जी मास्टर, 35mm 1.4 यूज़ करता हूँ जी मास्टर, 85mm 1.4 यूज़ कर रहा हूँ जी मास्टर, और 50mm 1.4। अगर आपके पास ये 4 लेंस हैं आप कहीं पे भी नहीं फंसेंगे। आप वेब सीरीज़ कर सकते हैं इन चारों लेंसेज से, उसके बाद गाने शूट कर सकते हैं, वेडिंग कर सकते हैं। मेरा मानना है कहीं पर भी फंसने वाले नहीं है। 24mm से नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है कि 16mm ले लिया, 14mm ले लिया। इतना वाइड आप खुद सोचिए, प्रैक्टिकली वेडिंग के अंदर बहुत रेयर शॉट्स होते हैं जो शूट करते हैं। 24mm भी बहुत वाइड एंगल होता है दोस्तों। आज से पहले कि मैं जितने भी टॉपिक्स क्रिएट करता गया हूँ वो बहुत बेसिक थे। मेरा मानना है कि आज से हम एडवांस लेवल के ऊपर वर्क करें, और मेरा मानना है कि आप मुझे सुजेस्ट करें कि आगे वाला जो टॉपिक होगा किस पे होना चाहिए, कि पर्टिकुलर लाइटिंग के ऊपर बनाऊँ, पर्टिकुलर लेंसेज के ऊपर बनाऊँ, या रूल्स के ऊपर बनाऊँ। जैसे इसमें तो सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी, रेम्ब्रांड ये वह सारी चीज़ें। तो उम्मीद है आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा। चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि बहुत लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। अच्छा लगता है, क्योंकि ये अगर ट्यूटोरियल 2000, 4000, 5000 पे रुक जाता है तो हम भी डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो हमें लगता है यार छोड़ यार, कोई देखता तो है नहीं। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा टॉपिक आज का। तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ग्रैंड इंडिया चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।